अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 6th लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के टॉपिक में जो हम आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू कैलकुलेट टाइम कम्प्लेक्सिटी। हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ कैलकुलेट किया था, यानी प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। और इस लेक्चर में हम चंद एग्जांपल देखेंगे उसकी, यानी कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम उसको यानी हर प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें यानी एक फंक्शन है सब, जिसमें दो पैरामीटर्स हैं ए और एन। तो ये जो है ये हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है जो टोटल है तो वो कितनी है, वो टी कहलाएगी। यानी हमने अब देखना है कि भी टी टी जो है वो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कहलाती है। अब इस प्रोग्राम में फर्दर चलें तो हमारा प्रोग्राम यानी शुरू होता है, यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और करली ब्रैकेट जो है यानी वो जो टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में वो ज़ीरो टाइम लेती है, तो इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। इस तरह नेक्स्ट जो है तो एस की जो वैल्यू है हमारे पास प्रोग्राम में एस की वैल्यू कितनी है, 0.0 है। तो ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वन होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखा जाए तो आगे फार लूप है। फार लूप जो है वो स्टार्ट होती है वन से, आई जो है यानी एक आई हमारे पास वैल्यू वेरिएबल है जो वन से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, एन तक। एन जो है वो कोई भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, वो एन प्लस वन होगी। एन प्लस वो इसलिए होगी क्योंकि फॉर लूप हमेशा एक दफ़ा एक ऐसे वैल्यूज़ को झुठलाती ज़रूर है, यानी क्या चीज़ है, फॉल्स कंडीशन ज़रूर होती है। तो इसलिए अगर वो क्या चीज़ है यानी एक दफ़ा मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में एन की वैल्यू जो आई की वैल्यू वन से शुरू होकर वन तक ही जानी है, फिर भी क्या चीज़ है वो जो वैल्यू है वो एन प्लस वन होगी। लेकिन क्योंकि हम फार लूप को दोबारा एक दफ़ा एग्जीक्यूट यानी इंक्रीमेंट करके उसे चेक ज़रूर करते हैं, तो इसलिए क्या चीज़ें हमेशा जब भी कोई भी लूप चलाई जाएगी तो किसी भी लूप की जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो एन प्लस वन ही होगी। हमेशा हम मोस्टली जो है ना यानी जो स्टार्टिंग जो लूप होती है उसकी एन प्लस वन ही हमारे पास होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट इसे अगर लूप कंडीशन सही हो जाती है, कंडीशन सही होती है तो हम अंदर आते हैं और अंदर आकर एक फार्मूला लगा हुआ है, सम का फार्मूला लगा हुआ है जो अरे को इस्तेमाल करते हुए लगा है। तो इसमें क्या चीज़ है, एस बराबर होता है एस प्लस ए आई। तो ए आई यानी ये कितनी टाइम चलेगी, ये वन टाइम चलेगी, और ये वन टाइम चलेगी और किसको इस्तेमाल करते हुए चलेगी, वो फार लूप को इस्तेमाल कर। यानी अगर फार लूप सही होगी देन क्या चीज़ें हम अंदर आएंगे और अंदर आकर क्या चीज़ें सम का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें जो होगी वो एन प्लस वन होगी, लेकिन वन जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए क्या चीज़ें हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या चीज़ें हम एन ही लिखेंगे क्योंकि वो एन जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी ही दफ़ा क्या चीज़ें हम उसको इंक्रीमेंट यानी प्लस करेंगे। ठीक है, तो लूप एन टाइम चलेगी तो इसलिए क्या चीज़ है सम का फार्मूला जो होगा वो भी क्या चीज़ है एन टाइम ही चलेगा। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो एन टाइम ही कहलाएगी। और इसके बाद रिटर्न है, तो यानी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद क्या चीज़ें रिटर्न शो करवा देगा और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वन होगी, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो भी क्या चीज़ है एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है करली ब्रैकेट्स क्लोज करके, जिससे मैंने शुरू में बताया था करली ब्रैकेट्स की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ज़ीरो टाइम होती है। तो इसलिए क्या चीज़ है 7 पॉइंट पर भी क्या चीज़ है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो ज़ीरो ही होगी। अब देखो मैंने सबका लहदा आपको बताया कि यानी सब हर लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट में देखा जाए तो हमारे पास देखो 0 + 1 + 1 2 हो गया, और n + 1 + n यानी इसमें दो n है तो इसका मतलब है 2 + 2n हो जाएगा। यानी हमारे पास ये जो 1 है इसको ये कांस्टेंट है, और अगर इसको हम इग्नोर कर देंगे तो n ये वाला और ये वाला n ये दोनों n मिलकर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये वाला 2 जो है 1 और 1 ये दोनों 1 मिलकर 2 बनाते हैं, और ये दोनों n मिलकर क्या चीज़ है 2n बनाते हैं। तो 2 + 2n जो होगा वो क्या चीज़ है हमारे पास। अब इसमें देखो 2n +
टू में क्या चीज़ है, जो टू है वो क्या चीज़ है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम हमेशा क्या चीज़ है, इग्नोर करते हैं। तो इसलिए क्या चीज़ है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग हो एन होगी। उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, तो जिसमें क्या चीज़ें हम मल्टी डिमेंशनल यानी टू डिमेंशनल अरे के ज़रिए क्या चीज़ें हम प्रोग्राम चलाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें, एक मल्टीप्लाई का फार्मूला है प्रोजेक्ट हमारे पास ए जो 1 से शुरू होगी m तक जाएगी, एंड दूसरी जो है वो 1 से शुरू होकर n तक जाएगी। यानी इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम है, यानी पहली रोज 1 से शुरू होगी m तक एंड कॉलम जो है 1 से शुरू होगा n तक। और इसी तरीके से जो सेकंड है b जो है वो 1 से शुरू होकर n तक जाएगा, और जो कॉलम है वो 1 से लेकर p तक जाएगा। और ये इसकी जो पहली यानी ये जो हमारे पास फार्मूला है, इसकी जो कंडीशन है यानी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, वो टी होगी, जिसे क्या चीज़ है टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी का नाम दिया जाता है। तो आगे देखते हैं जी, प्रोग्राम फार लूप शुरू होती है। फार लूप हमारे पास 1 से शुरू होती है, यानी आई जो है 1 से शुरू होना है और कहाँ तक जा रही है जी, m तक जाएगी। तो m तक जाएगी तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, m+1 होगी। जिस तरीके से पिछली एग्जांपल में मैंने बताया था कि फार लूप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो हमेशा क्या चीज़ है, m+1 होगी, क्योंकि m तक तो उसने जाना है। और 1 जो इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक दफ़ा कंडीशन है फॉल्स ज़रूर होना है, तो इसलिए क्या चीज़ है वो इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या चीज़ है m+1 इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ है, अगर नेस्टेड लूप इस्तेमाल की जाए, इससे आगे नेस्टेड लूप आती है, यानी फार लूप अगर कंडीशन सही होगी m वाली, तो फर्दर क्या चीज़ है आगे कंडीशन चलेगी, तो वो क्या चीज़ है j=1 to p। तो यानी ये लूप कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू होकर p तक जा रही है। तो इसमें क्या चीज़ है, यानी m जो है इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी m × p+1 इस लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जो m है वो जो आउटर लूप है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, तो ये दोनों मिलकर क्या चीज़ है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वो कितनी है, ये m × p+1। और इससे फर्दर आगे जो है c × i और j, यानी हमारे पास जो i और j दोनों की वैल्यूज़ जो होंगी वो अगर इक्वल टू 0 है, तो यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर वो इक्वल टू 0 होगी तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी, वो m × p होगी। m पहली लूप और p जो है वो सेकंड लूप, यानी आउटर लूप और इनर लूप को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वो इस लाइन का मतलब बनता है, और ये क्या चीज़ है, ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर हमने तीसरी लूप लगाई है, आउटर लूप है, इनर लूप है, और इसके आगे क्या चीज़ है, हमने एक और लूप लगाई जो के वेरिएबल से स्टार्ट होती है, यानी 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जा रही है जी, n तक जा रही है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यानी पीछे वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्लूड होगी जो m × p थी, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है जो n तक जा रही है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n+1 होगी। और इसके अलावा इसके आगे एक फार्मूला है जो जो इंक्लूड कर रहा है, यानी Cij बराबर होता है Cij + Aik × Bkj। ये जैसे एक फार्मूला है, ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये इसके मतलब नहीं है कि यानी प्रोग्राम किस तंज में जा रहा है। इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि इसकी किसी भी प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरीके से मालूम की जा सकती है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो ये होगी, अब ये देखो दोनों का क्या चीज़ है, यानी मल्टीप्लाई करें, यानी p × n m × p × n, यानी क्या चीज़ है, तीनों को क्या चीज़ है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो इक्वल टू क्या चीज़ है, वो हमारे पास Cij के बराबर होगा। तो इसलिए इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी, m.p.n। तो अगर हम कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर क्या चीज़ है, वो रिटर्न होगा। रिटर्न क्या चीज़ है, C1 to m and 1 to p। तो ये कितनी दफ़ा चलेगी, वो 1 टाइम चलेगी, जिस तरह लास्ट लेक्चर में टॉपिक में भी मैंने बताया एग्जांपल में कि भी यानी रिटर्न जो है वो 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो 1 टाइम ही होगी। तो क्या चीज़ है, प्रोग्राम ख़त्म होता है। आइए इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी इसकी टोटल का टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो हमारे पास t बराबर होगा, ये सबको हम अगर लिख दें इकट्ठा, m+1 + m × p+1 + m.p + m.p × n+1 + m.p.n+1 इक्वल टू, और अगर हम इसको सबको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने में यानी जो हमारी हाईएस्ट जो होगी वो कौन सी है, वो m.p.n+1 है। तो 1 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए 1 जो है हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, बिग ओ
m.p.n। उम्मीद है